नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौरसिया और इस वीडियो में बात करेंगे कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है, कोई कंपनी डिविडेंड यील्ड देती क्यों है और किसी भी कंपनी के लिए प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है। प्रमोटर होल्डिंग किसी भी शेयर्स को जज करने के लिए कितना मायने रखता है। अब हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड क्या होता है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राजीव और संजीव। दोनों ने अपनी अलग अलग कंपनी शुरू की और साल के अंत में दोनों कंपनी ने 1-1 लाख का मुनाफा कमाया। अब राजीव अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर में बांट देता है, जबकि संजीव अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में या अपने मैनेजमेंट को ठीक करने में, अपने सेलिंग्स डिपार्टमेंट को ठीक करने में पैसा खर्च कर देता है। अब चूंकि राजीव अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर में बांट देता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि राजीव की कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है। अब जितना ज़्यादा शेयर होल्डर में अपना प्रॉफिट का हिस्सा बांटेगा, आप बोल सकते हैं कि उतना ज़्यादा डिविडेंड दे रही है। और संजीव अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में लगा रहा है, अब ऐसा बोल सकते हैं कि संजीव की कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रही है या बहुत ही कम दे रही है। अर्थात राजीव की कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, जबकि संजीव की कंपनी या तो डिविडेंड दे नहीं रही है या कम डिविडेंड दे रही है। अर्थात आप कह सकते हैं कोई भी ऐसी कंपनी जिसको लगता है ऐसा कि उसकी कंपनी में ग्रोथ की संभावनाएं नहीं है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है, उस कंपनी को एक्सपेंड नहीं किया जा सकता, तो कंपनी अपने प्रॉफिट को कैश को रिजर्व करने के बजाय अपने शेयर होल्डर में उसका कुछ हिस्सा बांट देती है। आईटी सेक्टर या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी ऐसी कंपनी आज के समय में जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी कंपनियों में ज़्यादातर डिविडेंड बहुत कम ही मिलता है, क्योंकि ये कंपनियां अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, अपने बिजनेस को मैनेजमेंट को सुधारने में पैसा खर्च कर देती हैं। बट इसके अलावा कोई ऐसी कंपनी जिस कंपनी का हाई ग्रोथ भी हो, सेल्स भी अच्छा हो, इसके बावजूद वो कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड दे रही है, उसके पिछले 6-7 सालों का रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा हो, उसका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हो, तो ऐसी कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं। ऐसी कंपनी को आप स्टॉक में निवेश करने के लिए एक बार उसको सोच सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ डिविडेंड के बेस पे किसी कंपनी में निवेश करना चाहिए, क्या सिर्फ डिविडेंड के बेस पे किसी कंपनी का स्टॉक बाई करना चाहिए। ये आप खुद डिसाइड करिए कि क्या डिविडेंड के बेस पे किसी भी स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कंपनियां डिविडेंड कम दे रही हैं वो कंपनियों में ग्रोथ की संभावनाएं ज़्यादा हैं, यानी इन कंपनियों के शेयर के प्राइस तेज़ी से बढ़ेंगे। लेकिन जो कंपनियां डिविडेंड ज़्यादा दे रही हैं उनके शेयर्स के प्राइस तो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वो प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में बांट देती हैं। चलिए हम इसको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के सहारे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे समझते हैं। एचडीएफसी बैंक का कुछ डाटा लिए हैं हम, जो कि आप एनएससी के वेबसाइट से या और भी बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे मनी कंट्रोल वेबसाइट है, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से आप स्टोर कर सकते हैं। सारी डाटा आपको एक जगह से नहीं मिलेंगी, आपको बहुत सारे डाटा इसमें से स्टोर करना पड़ेगा, या कई सारे डाटा तो आपको खुद निकालने पड़ेंगे, जैसे पीई रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, ये जनरली आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एज का डिविडेंड दिया है 0.2%, इतना कम डिविडेंड देती है, यानी इस कंपनी को, एचडीएफसी बैंक को ऐसा लगता है कि इसके पास ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं, ये अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगा सकती है, इसलिए यह कंपनी बहुत ही कम डिविडेंड दे रही है। इससे क्या होगा, कंपनी डिविडेंड कम तो दे रही है, लेकिन इसके शेयर्स की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेंगे। अभी हम दूसरी कंपनी के बारे में देखते हैं, जैसे ये देखिए इंफोसिस का डाटा है, यहाँ पे भी देखिए इंफोसिस 1.56 का डिविडेंड दे रही है। ये भी कोई बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं है, क्योंकि इंफोसिस को भी लगता है ऐसा कि इंफोसिस भी अपने बिजनेस को काफी एक्सपेंड कर सकती है, इसलिए अपने प्रॉफिट को काफी हद तक बिजनेस को एक्सपेंड करने में ही लगाती है। देखिए टाटा मोटर्स डिविडेंड बिल्कुल देते ही नहीं है, टाटा मोटर का डिविडेंड रेट यहाँ पे 0% है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिविडेंड देती ही नहीं है, अर्थात ये सारा का सारा पैसा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में ही लगाती है। अभी हम देखते हैं एमआरएफ है, एमआरएफ का डाटा चेक करते हैं, तो देखिए एमआरएफ का डिविडेंड ये भी बहुत कम दे रही है, यहाँ तक कि इंफोसिस से भी कम है। इसका डिविडेंड 0.16% है। एमआरएफ जो कि पिछले 7-8 सालों में काफी अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग 7 से 8 गुना का रिटर्न दिया है, इसका डिविडेंड यील्ड 0.16% है। कितना कम डिविडेंड दे रही है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी में हाई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस काफी तेजी से बढ़ सकते हैं, ऐसी संभावना है। हाँ, लेकिन सिर्फ डिविडेंड के बेस पे किसी शेयर्स को जज करना, किसी भी शेयर्स को बाई करना, ये एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। अभी हम बात करते हैं एनबीसी की। एनबीसी की भी देखिए डिविडेंड यील्ड 0.5% है, ये भी डिविडेंड बहुत कम देती है अपने शेयर होल्डर को। इसको भी ऐसा लगता होगा कि इसके पास ग्रोथ की संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है। कंपनी के ओनर का उसकी कंपनी में कितने % की हिस्सेदारी है, कितने % की साझेदारी है, ये इसका प्रमोटर होल्डिंग बताता है। और जैसे मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो और उस बिजनेस में आपका 80 रुपये लगा है और 20 रुपये आपके दोस्त का लगा है, तो आप खुद सोचिए कि उस बिजनेस में 100 में से 80 रुपये 80% आपका लगा है, तो आप उस बिजनेस को सीरियसली लेंगे, क्योंकि इस बिजनेस को नुकसान होगा या बिजनेस लॉस में जाएगी तो ज़्यादा पैसा आपका डूबेगा। लेकिन इसके बावजूद यदि कोई आपका ऐसा बिजनेस
जिसमें 20 रुपये आपका हो और 80 रुपये आपके दोस्त का हो, तो उस बिजनेस में आप हमेशा ये सोच सकते हैं कि इस बिजनेस में अगर लॉस होगा तो मेरा 20% का लॉस होगा, 80% तो मेरे दोस्त का लॉस होगा। प्रमोटेड होल्डिंग भी किसी भी शेयर्स को बाई करने में काफ़ी मदद साबित होता है। ऐसी कंपनी जिसके कंपनी के ओनर का उसमें प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा हो, तो इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं। लेकिन इसके अलावा उस कंपनी के सारे पैरामीटर ठीक होना चाहिए, जैसे मार्केट कैप क्या होता है, इंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, पी रेशियो क्या होता है। अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस करना हो, डिटेल जानना हो, तो आप आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। हाँ, बस एक बात ध्यान रखिए कि सिर्फ 1 साल का प्रमोटर होल्डिंग देखना काफ़ी नहीं है, आपको पिछले 4-5 सालों का रिकॉर्ड देखना होगा कि उसकी प्रमोटर होल्डिंग, ओनर की प्रमोटर होल्डिंग लगातार बढ़ रही है या घट रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी के शेयर्स, कंपनी का ओनर अपना शेयर्स को लगातार बेच रहा हो। ये सारी चीज़ें कंपनी के पिछले रिकॉर्ड को देख के ही पता चलेगा कि कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग लगातार बढ़ रहा है, घट रहा है। यदि कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग लगातार बढ़ रहा है तो यह एक अच्छा साइन हो सकता है। लेकिन यदि कंपनी का ओनर अपने शेयर्स को लगातार हर साल बेच रहा है या शेयर्स को कहीं गिरवी रखा हुआ है, तो यह एक अच्छा साइन नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे भी हैं, जैसे बैंक्स या कुछ ऐसी कंपनी भी हैं जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग के बेस पे आप किसी भी शेयर्स को जज नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक्स में कि किसी भी एक आदमी को पूरे बैंक की ओनरशिप ना मिले, यह गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25% की ओनरशिप ले सकते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग के बेस पे आप सिर्फ बैंक के स्टॉक को पिक नहीं कर सकते। अब हम कुछ कंपनी को प्रैक्टिकल देखते हैं, जैसे कि है रिलायंस। देखिए, रिलायंस की प्रमोटर होल्डिंग है 50%, यानी कि रिलायंस में अभी उसकी हिस्सेदारी लगभग 50% से ज़्यादा है। आप इसको करंट डाटा से मत कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि यह डाटा लगभग 3-4 महीने 6 महीने पहले का है। उस समय मैं अपने सिस्टम में इसको रिस्टोर किया था, तो लगभग इस समय इसकी होल्डिंग लगभग 50% से ज्यादा का है। तो आप इस पे एक तरह से प्रमोटर होल्डिंग के बेस पे इसको आप बेस कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक पैरामीटर, सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग हो या पीई रेशियो हो, पीबी रेशियो, सिर्फ एक पैरामीटर के बेस पे किसी भी कंपनी को जज करना किसी भी इन्वेस्टर के लिए उचित डिसीजन नहीं होगा। उसका देखते हैं। देखिए, एचडीएफसी बैंक में प्रमोटर होल्डिंग कितना है? 26%। जैसा हमने बताया अभी कि किसी भी बैंक में किसी एक आदमी की ओनरशिप ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि अगर कल को दिवालिया हो जाए या बैंक को कुछ हो जाए तो उस पर लोगों का भरोसा टूट जाता है, लोगों के बहुत सारे पैसे होते हैं जो डूब जाते हैं। तो कोई भी एक आदमी किसी भी पर्टिकुलर एक बैंक का पूरा ओनरशिप ना हो, इसकी प्रमोटर होल्डिंग लगभग 26% के आसपास है। अब हम कुछ और कंपनियां जैसे जैसे देखते हैं इंफोसिस के बारे में। इंफोसिस की प्रमोटर होल्डिंग कितनी है? देखिए यहाँ पे इंफोसिस की प्रमोटर होल्डिंग मात्र 13% ही है। अर्थात अगर कल वो ये कंपनी डूब गई, कल को ये कंपनी लॉस में जाती है, तो इसका ज्यादा पैसा शेयर्स होल्डर का डूबेगा, ना कि इस कंपनी का डूबेगा। अभी हम किसी और कंपनी के बारे में डिटेल चल के चेक करते हैं। जैसे और भी कंपनी है, जैसे एनबीसीसी का देखते हैं हम। देखिए, एनबीसीसी की प्रमोटर होल्डिंग 61% है लगभग। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कल को ये कंपनी लॉस में जाती है तो इसका 61% पैसा इसके कंपनी के ओनर का डूबेगा, आज जबकि शेयर्स होल्डर का पैसा इसके मुकाबले कम डूबेगा। अब हम एमआरएफ के बारे में देखते हैं। एमआरएफ की प्रमोटर होल्डिंग, देखिए एमआरएफ की प्रमोटर होल्डिंग 27% है, लगभग 27 से 28% के आसपास है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी भी कंपनी के ओनर का इसमें ओनरशिप लगभग 27% है। लेकिन सिर्फ ये प्रमोटर होल्डिंग देखना काफी नहीं है, आपको एनएससी की वेबसाइट पे और भी ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं जिसपे आपको चेक करना होगा कि प्रमोटर होल्डिंग लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है या कांस्टेंट बना हुआ है। ये सारी चीजें और उसके सेल्स पैरामीटर ग्रोथ भी देखने होंगे, कंपनी का ग्रोथ कैसा है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी में डेप्थ ज्यादा है। जैसे देखिए, इस कंपनी पे डेप्थ ज्यादा नहीं है, इसके मार्केट वैल्यू के मुकाबले मार्केट कैप इसका 26,000 करोड़ के आसपास है, इंटरप्राइज वैल्यू 27,000 करोड़ के आसपास है, जबकि इसका डेप्थ मात्र 1,300 करोड़ के आसपास है। तो डेप्थ कंपनी में ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग 27% है। अर्थात अगर कंपनी कल को डूबती है तो मात्र 27% पैसा ही कंपनी के ओनर का डूबेगा, जबकि बाकी बाकी सारा पैसा उसके शेयर होल्डर्स का डूबेगा। करंट सिनेरियो के आधार पे सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग के बेसिस पे इसको जज नहीं किया जाता। आप इसके पिछले 4-5 सालों का रिकॉर्ड देखिए कि प्रमोटर होल्डिंग ऐसा तो नहीं कि कंपनी का ओनर लगातार अपने शेयर्स बेच रहा हो, या ऐसा तो नहीं कि कंपनी के कुछ शेयर्स गिरवी रखा हो। तो ये भी एक नेगेटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। यदि इस वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।